डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायट सोनभद्र। आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय जीवों की क्रियाएं के अंतर्गत मानव का उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली वीडियो क्लास में मैंने चर्चा की थी कि शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन उपापचय के फलस्वरूप अमोनिया गैस का निर्माण होता है, जो कि एक अपशिष्ट पदार्थ है। क्योंकि ये शरीर के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता है और शरीर के लिए बल्कि ये हानिकारक होते हैं, इसलिए शरीर की कोशिकाओं से अमोनिया का बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि मानव एक यूरियोटेलिक जंतु है, यानी कि अपने जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया को यह अपनी लीवर की कोशिकाओं में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके शरीर के बाहर निकालता है। शरीर के जो अंग नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यानी कि मानव में यूरिया को बाहर निकालने में जो अंग भाग लेते हैं उनको हम उत्सर्जी अंग बोलते हैं, और कई उत्सर्जी अंग मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग मिलकर के भाग लेते हैं। यहाँ पे है एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक यूरेथ्रा। अब हम चर्चा करेंगे वृक्क की, यानी कि किडनी की। मानव के उत्सर्जन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है वृक्क। मानव में एक जोड़ी वृक्क जो होते हैं वह उदर गुहा के पृष्ठ भाग में कशेरुदंड यानी कि वर्टेब्रल कॉलम के दोनों तरफ अवस्थित होते हैं, और जो दाहिना वृक्क होता है वह बाएं वृक्क से कुछ आगे की ओर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क जो होता है यानी किडनी होती है वो पेरिटोनियम नामक स्तर से घिरी होती है, और यही पेरिटोनियम की सहायता से प्रत्येक वृक्क उदर गुहा में पृष्ठभाग में लगा हुआ होता है। वृक्क जो होते हैं यानी कि जो एक जोड़ी वृक्क होते हैं ये गहरे लाल रंग के होते हैं तथा सेम की बीज के आकृति के होते हैं। वृक्क का बाहरी भाग उत्तल होता है तथा भीतरी भाग क्या है, अवतल होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहरी भाग क्या है, उत्तल है, और अंदर का भाग क्या है, अवतल है। अवतल भाग की तरफ एक क्या होती है, गड्ढे के समान संरचना होती है जिसे हम वृक्क नाभिका कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए वृक्क नाभिका है, यहाँ पे ये वृक्क नाभिका है, वृक्क नाभिका होती है, और इस वृक्क नाभिका के थ्रू या के द्वारा वृक्क धमनी यानी कि रीनल आर्टरी और रीनल नर्व्स वृक्क के अंदर प्रवेश करती हैं तथा इसी हाइलम के द्वारा
वृक्क मतलब कि मूत्रवाहिनी, वृक्क शिरा और लसका वाहिनी वृक्क से बाहर आती है। तो ये हो गया वृक्क। और दूसरा जो अंग है, उत्सर्जी अंग है, वह है मूत्रवाहिनी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 मूत्रवाहिनियाँ प्रत्येक वृक्क से निकल करके एक थैलीनुमा संरचना मूत्राशय में जाकर के खुल रही हैं। मानव की मूत्रवाहिनियाँ एक नलिका के समान संरचना होती है, जिसकी भित्ति मस्कुलर होती है, और मूत्रवाहिनी का वह हिस्सा जो कि वृक्क के अंदर होता है, वो क्या होता है, चौड़ा तथा कीप के आकार का होता है। उस हिस्से को, लेकिन मूत्रवाहिनी के वह प्रारंभिक भाग जो कि वृक्क के अंदर होता है, वो चौड़ा और कीप के आकार का होता है, उसको हम पेल्विस बोलते हैं। और हमने जैसा कि बताया कि मूत्रवाहिनी की जो भित्ति होती है पेशी युक्त होती है, और पेशी युक्त होने के कारण ये क्या होती है, क्रमाकुंचन गति करती है। कब? जब वृक्क में मूत्र बन करके वृक्क वाहिनियों में, मतलब कि मूत्रवाहिनियों में आता है, तो मूत्र को आगे ढकेलने के लिए मूत्रवाहिनी की पेशियों में क्रमाकुंचन गति होती है, जिससे मूत्र क्या होता है, वो आगे की तरफ ही बढ़ता रहता है, पीछे वापस नहीं जाता है। तो ये हो गई मूत्रवाहिनी। और हम चर्चा करेंगे मूत्राशय के बारे में। चित्र में दिखाई दे रहा है कि मूत्राशय क्या है, एक थैली के समान संरचना है। ये भी क्या होती है, मस्कुलर होती है और 3 स्तर से मिलकर के बनी होती है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि मूत्राशय क्या है, एक शंकुरूपी है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा है तथा निचला हिस्सा क्या है, सकरा है। जो मूत्राशय का जो सकरा भाग होता है, वह मूत्र मार्ग में खुलता है, और मूत्राशय का जो छिद्र होता है, जिसके जरिए वो मूत्र मार्ग खुलता है, वहाँ पे क्या होती है कि अवरोधनी पेशी यानी कि इंस्फिंक्टर मसल होती है, जो कि छिद्र को कस के बंद किए रहती है। अब हम चर्चा करेंगे मूत्र मार्ग। जैसे कि हमने बताया कि मूत्र मार्ग जो होता है मूत्राशय के सक्रिय भाग से शुरू होता है, और इसी मूत्र मार्ग के जरिए मूत्राशय का जो मूत्र होता है शरीर के बाहर निकाला जाता है। जो मूत्र मार्ग पर भी क्या होता है कि मूत्र मार्ग पर भी अवरोधनी पेशियाँ होती हैं, यानी कि इंस्पेक्टर मसल्स होती हैं, जो कि मूत्र मार्ग को कस के बंद किए रहती हैं। और जब मूत्राशय में मूत्र जब इकट्ठा हो जाता है, तब मूत्र मार्ग की जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो शिथिल होती हैं, जिससे क्या होता है कि मूत्राशय से मूत्र आसानी से शरीर के बाहर निकल जाता है। जो इंस्फिंक्टर मसल्स होती हैं जनरली वो क्या होती हैं, हमेशा कंस्ट्रिक्ट होती हैं और मूत्र मार्ग को कस के बंद किए हुए रहती हैं। अब हम चर्चा करेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज। डियर स्टूडेंट्स, मानव के प्रत्येक वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई एक वृक्क नलिका यानी कि नेफ्रॉन नामक संरचना होती है। यानी कि जो वृक्क होता है वह क्या होता है, नेफ्रॉन से, कई नेफ्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है। एक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं।
10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स सामूहिक रूप से क्या करते हैं, वृक्क का निर्माण करते हैं। प्रत्येक वृक्क के चारों तरफ एक दृढ़ तंतुमय और संयोजी ऊतक का आवरण होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वृक्क आवरण या रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये देखिए, वृक्क की संरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है वल्कुट यानी कि कार्टेक्स, दूसरा है मध्यांश यानी कि मेडुला। अब हम बात करेंगे वल्कुट यानी कि कार्टेक्स के बारे में। यह जो होता है गहरे लाल रंग का वृक्क का बाहरी भाग होता है। इस भाग में जो हमने बताया कि नेफ्रॉन्स यानी कि वृक्क नलिका की मेलपिघी बॉडीज यानी कि मेलपिघी काया, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका भाग पाए जाते हैं। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे वृक्क नलिका के बारे में। जो मेलपिघी ये जो काय होती है, उसकी अधिकता के कारण ये जो कार्टेक्स होता है वो क्या होता है, कणिकामय दिखाई देता है। ठीक है। और वल्कुट भाग के कुछ सक्रिय उभार मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं, जिन्हें हम वर्टिनी के स्तंभ बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो वल्कुट के उभार जो हैं वो क्या होते हैं, ये मेडुला के बाहरी भाग में धसे होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वर्टिनी के स्तंभ कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मेडुला यानी कि मध्यांश के बारे में। यह वृक्क क्या क्या होता है, ये भीतरी भाग होता है। इसमें वृक्क नलिकाओं यानी नेफ्रॉन्स की हेलने लूप व संग्रह नलिका पाई जाती है। मध्यांशों के बाहरी भाग में धसे ये जो वर्टिनी के स्तंभ होते हैं, इसके कारण मध्यांश क्या होता है में शंक्वाकार उभार दिखाई देते हैं। देख रहे हैं, ये वर्टिनी के स्तंभ के कारण जो मेडुला का जो हिस्सा होता है वह क्या है, शंक्वाकार उभार के रूप में दिखाई देता है, जिन्हें हम पिरामिड्स बोलते हैं, है ना। ये क्या है, मेडुला पिरामिड्स हैं। ये सब मेडुला पिरामिड्स हैं। ये क्यों बने हैं, क्योंकि वर्टिनी के स्तंभ क्या होते हैं, मेडुला में धस गए हैं, इसलिए मेडुला क्या होता है, वो पिरामिड के आकार, मेडुला क्या होता है, कई पिरामिड के रूप में दिखाई देता है। पिरामिड एक प्याले नुमा गुहा में स्थित होता है, जिन्हें हम कैलिक्स कहते हैं। देख रहे हैं, ये जो पिरामिड है ये कहाँ खुल रहा है, कैलिक्स में खुल रहा है ये ना। ये क्या है, कैलिक्स है। ये क्या है, कैलिक्स है। पिरामिड्स कहाँ खुल रहे हैं, कैलिक्स में खुलते हैं। और कैलिक्स आपस में संयुक्त होकर के, कई कैलिक्स आपस में संयुक्त होकर के क्या करती हैं, पेल्विस में खुलती हैं। पेल्विस क्या है, मूत्रवाहिनी का सबसे प्रारंभिक भाग होता है, जो कि कीपाकार होता है। और ये क्या होता है, पेल्विस क्या होता है, वो मूत्रवाहिनी में जाके खुलता है। तो हमने चर्चा की वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना हमने क्या जाना कि वृक्क के दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। ठीक है। कार्टेक्स में क्या होता है, नेफ्रॉन्स के मेलपिघी काय होते हैं, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड
ट्यूबुल्स और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स यानी कि दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, और जो मेडुला होती है उसमें नेफ्रॉन्स की क्या होती है, हेलने लूप होती है, और हेलने लूप होती है, और क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे वृक्क नलिका यानी कि नेफ्रॉन्स। हमें बताया कि नेफ्रॉन्स जो होती हैं वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। अब हम चर्चा करेंगे वृक्क नलिका की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। जैसा कि हमने बताया कि नेफ्रॉन्स जो होती हैं प्रत्येक किडनी की संरचनात्मक इकाई होती है, और प्रत्येक मनुष्य के वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख महीन, लंबी तथा कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। इन नलिकाओं को हम वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स कहते हैं। इन्हीं वृक्क नलिकाओं में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है, और प्रत्येक वृक्क नलिका के निम्नलिखित 6 भाग होते हैं। सबसे पहला है मैलपीघी काय या मैलपीघी बॉडी। ये दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है वोमन कैप्सूल। मैलपीघी बॉडी के बाद जो वृक्क नलिका की अगली संरचना होती है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी कि पीसीटी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पीसीटी जो होता है आगे जाकर के वो हेलने का लूप बनाता है। हेलने का लूप फिर से दूरस्थ, ये हेलने का लूप है ये, और फिर इसके बाद जो अगली संरचना होती है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स या डीसीटी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिर अगली जो संरचना होती है वो संग्रह नलिका होती है, और इसके बाद संरचना होती है वो वासा रेक्टा होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वृक्क में आने वाली जो रीनल आर्टरी होती है वो कई हिस्सों में बढ़ जाती है, और उनमें से एक होती है अभिवाही धमनिका यानी कि अफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल वृक्क नलिका के वोमन कैप्सूल में जा कर के वो 50 से 60 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो कि मिल कर के वो ग्लोमेरुलस यानी कि केशिका गुच्छ का निर्माण करती है, और केशिका गुच्छ आपस में मिल करके फिर से अपवाही धमनिका यानी कि एफरेंट आर्टरियोल का निर्माण करते हैं। और ये एफरेंट आर्टरियोल वोमन कैप्सूल से निकल करके वह जाल के रूप में संरचनाएं बनाता है, जिसे हम पर्णालिका केशिका जाल बोलते हैं। और पर्णालिका केशिका जाल जो होती है आपस में मिलकर के रीनल वेन में खुलती हैं। तो ये हो गया हमारा वृक्क नलिकाओं की संरचना यानी कि नेफ्रॉन्स की संरचना। अब हम चर्चा करेंगे वृक्क की मूत्र बनाने की क्रियाविधि, मतलब वृक्क में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि वृक्क नलिकाएं नेफ्रॉन्स किडनी की
क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं। यानी कि किडनी में जो मूत्र का निर्माण होता है उसका निर्माण वृक्क नलिकाएँ ही करती हैं। वृक्क नलिकाओं द्वारा मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहला चरण है निस्यंदन यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा है चयनात्मक पुनरावशोषण यानी कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है स्रावण यानी कि सिक्रीशन। तो जब हमने वृक्क की संरचना की चर्चा की थी तो उसमें हमने देखा था कि रीनल आर्टरी यानी कि वृक्क धमनी जो कि वृक्क के हाइलम के द्वारा वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद वृक्क धमनी वो कई शाखाओं में बढ़ जाती है और अभवाही धमनिका यानी कि अफरेंट आर्टरियोल बनाती है। अफरेंट आर्टरियोल की संख्या उतनी ही होती है जितने कि एक वृक्क में नेफ्रॉन्स की संख्या होती है, यानी कि 10 से 12 लाख। अभिवाही धमनिका वृक्क नलिका के वोमेन कैप्सूल में जा कर के वह कई शाखाओं में बढ़ जाती है, लगभग 50 से 60 शाखाओं में बढ़ जाती है और एक केशिकाओं के रुधिर केशिकाओं के गुच्छे के समान रचना का निर्माण करती है, जिसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिर ग्लोमेरुलस की रक्त केशिकाएँ फिर से मिलकर के अपवाही धमनिका या एफरेंट आर्टरियोल का निर्माण करती हैं। एफरेंट आर्टरियोल आगे बढ़ कर के फिर से ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है और एक जाल के समान संरचना का निर्माण करती है, जो कि वृक्क नलिका को चारों ओर से घेरे रहता है और इस जाल को हम बोलते हैं पर्णनालिका केशिका जाल। पर्णनालिका केशिका जाल की जो केशिकाएँ होती हैं फिर से मिलकर के एक वेन्स यानी कि सिरा का निर्माण करती हैं और ये सिरा जा कर के रीनल वेन यानी कि वृक्कीय सिरा में खुलती हैं। यहाँ पे 2 बात ध्यान रखने लायक है कि अभिवाही धमनिका का जो व्यास होता है अपवाही धमनिका के व्यास से काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि ग्लोमेरुलस की रक्त केशिकाओं की जो भित्ति होती है वो पोरस होती है, यानी कि छिद्रल होती है और इस पोरोसिटी की वजह से इसकी जो पारगमता होती है सामान्य रक्त केशिकाओं के भित्तियों से लगभग 100 से 1000 गुना ज़्यादा होती है। तो जो परनिस्यंदन चरण होता है उसमें होता यह है कि अभिवाही धमनिका से जो रक्त ग्लोमेरुलस में आता है वो इस उतनी स्पीड से अपवाही धमनिका में नहीं जा पाता, क्योंकि अपवाही धमनिका का व्यास अभिवाही धमनिका से कम होता है। इसकी वजह से ग्लोमेरुलस में एक प्रकार से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का निर्माण होता है और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से रुधिर की रक्त कणिकाओं और रुधिर की जो प्रोटीन्स होती हैं और रुधिर के कोलॉइड्स होते हैं उनको छोड़ करके रक्त का लगभग 95% जो फ्लूइड होता है वो ग्लोमेरुलस से छन करके वोमेन कैप्सूल में आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यानी कि ग्लोमेरुलस की रक्त केशिकाओं से रक्त की कणिकाओं और रुधिर प्रोटीन्स और रुधिर कोलॉइड्स को कणों को छोड़ करके जो
रुधिर का अंश होता है वो कैप्सूल में आता है, इसी को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा चरण है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इस चरण में होता ये है कि जो फिल्ट्रेट है, जो ग्लोमेरुलर से छन करके जो फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल में आया हुआ है, उसमें क्या होता है कि रुधिर का यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन आदि उत्सर्जित पदार्थों के साथ साथ क्या होता है कि रुधिर के जो लाभदायक पदार्थ हैं, जैसे कि ग्लूकोज, बहुत सारे अमीनो अम्ल, कुछ फैटी एसिड्स, कुछ विटामिन्स और अधिकांश मात्रा जो जल होती है तथा अन्य उपयोगी लवण भी इसमें छन करके बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वृक्क के नलिकाओं के ऊपर जो परनलिका केशिका जाल होती हैं, तो वृक्क की नलिकाएं जो होती हैं, ये जो उपयोगी पदार्थ बोमेन कैप्सूल में आ गए हैं, इनको ये परासरण के द्वारा परनलिका केशिका की जाल में वापस भेज देती है। तो ये जो लाभदायक रुधिर के पदार्थ हैं, उनको जब हम वृक्क नलिकाओं के जरिए परनलिका केशिका जाल में जब उसको छोड़ा जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं चयनात्मक पुनरावशोषण या सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप होता है स्रावण, यानी कि सिक्रेशन। जब ये ग्लोमेरुलस में परानुसेंधन के समय क्या होता है कि अधिकांश रुधिर का अधिकांश भाग तो छन करके क्या होता है ग्लोमेरुलस में आ जाता है, परंतु कुछ अन्य हानिकारक पदार्थ, जैसे कि कई तरह के पिगमेंट्स होते हैं और जो हम दवाइयाँ खाते हैं, यानी कि औषधियाँ, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल आदि क्या होती हैं, वो परानुसेंधन में छन करके बोमेन कैप्सूल में नहीं पहुंचती हैं। तो उसमें क्या होता है, इस श्रावण में होता ये है कि जो परनलिका केशिका जाल होती है, उसमें जो उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ हैं, इनको क्या होता है कि वृक्क की जो नलिकाएं होती हैं, क्या कहती हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अपने नलिकाओं में एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी को हम बोलते हैं सिक्रीशन या स्रावण, यानी कि परनलिका केशिका जाल के रुधिर से वे हानिकारक पदार्थ जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय ग्लोमेरुलस से छन करके बोमेन कैप्सूल नहीं पहुंच पाए थे, उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा वृक्क नलिकाओं में वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाना ही क्या कहता है, स्रावण कहलाता है। इसके बाद जो मूत्र तैयार होता है इन प्रक्रियाओं के बाद, वो क्या होती है, वे उत्सर्जन के लिए वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, यानी कि मूत्रवाहिनी, यानी कि जो यूरेटर्स होती हैं उसके जरिए क्या होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। तो ये थी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। जो वृक्क नलिकाओं में मूत्र का निर्माण होता है, वो जो मूत्र होता है एक पारदर्शी पीले रंग का द्रव होता है, जिसका जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, यानी कि pH
5 से लेकर के 7 तक 6.7 तक होता है। और मूत्र का जो पीलापन होता है हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप जो एक यूरोक्रोम नाम का वर्णक उत्पन्न होता है, उसकी वजह से रंग मूत्र का पीला होता है। रासायनिक रूप से देखा जाए तो मूत्र का अधिकांश भाग जल होता है, जो कि लगभग 95% होता है, और उसमें 2% तक की यूरिया की मात्रा होती है, 0.5% यूरिक अम्ल होता है, 0.5% क्रिएटिनिन होता है, और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो 1.5% होते हैं, और कार्बनिक जो साल्ट होते हैं, कार्बनिक लवण होते हैं, वो 0.5% होते हैं। तो ये है मूत्र की रचना। इस प्रकार से मानव का उत्सर्जन तंत्र और वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण और मूत्र की रासायनिक संरचना, इस प्रकार से ये हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र टॉपिक समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।